अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 23 मार्च की क्लास है आज की और पहला एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। सेटिंग द बार इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया इलेक्शन कमीशन पे। क्यों इलेक्शन कमीशन जरूरी है, इसकी इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है देश के लिए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं अपने इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, वो भी आर्टिकल में अपने पढ़ेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं और क्लास के लास्ट में एक एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 8 में से 8 नंबर मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। पूरे मन से, पूरे जोश से क्लास को लो और अच्छे मार्क्स को स्कोर करो। क्विज को क्लास के लास्ट में देखा जाएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी सेटिंग द बार। देखिए, अंग्रेजी में एक फ्रेज है सेट द बार हाई और सेट द बार लो। सेट द बार हाई का मतलब है कुछ अच्छा काम करना और अच्छा एग्जाम्पल पेश करना सबके सामने। और सेट द बार लो मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, गलत एग्जाम्पल पेश करना, गलत तरीके से काम करना। कह रहा है जी इलेक्शन कमीशन को भी सेट द बार करना है और ऑफ कोर्स बार को हाई सेट करना है, अच्छा एग्जाम्पल अपने पीछे छोड़ना है। अब अच्छा एग्जाम्पल ये कैसे देगा? रिसेंटली इसने कई नेताओं को और अलग अलग पार्टियों के नेताओं को वार्निंग दी है कि आप हेट स्पीच ना करें इलेक्शंस के दौरान। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। वी वेलकम दिस मूव फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से टाइटल बना हुआ है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द ECI इज टू इम्पोर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन टू बी लेफ्ट टू इट्स ऑन डिवाइसेस। कह रहे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। टू इंपॉर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन, ये स्ट्रक्चर आपको अभी करवाएंगे कैसे बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, छोड़े जाने के लिए अपने खुद के डिवाइसेस पे, अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स पे या अपने खुद के प्लान्स पे। डिवाइस क्या होता है? कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण, कोई स्कीम, कोई प्लान जिसके जरिए आप किसी काम को साधते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको खुद के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता कि ये खुद ही देख लेगा जी, खुद ही ये सब सेट कर देंगे। नहीं, अगर ये खुद सेट नहीं कर पाते हैं तो देश की एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को, जुडिशरी को आगे आना चाहिए इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए। समझ गए? अपने मूड के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ना चले, किसी 5 साल में बहुत इंडिपेंडेंट हो जाए और किसी 5 साल में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट ना लगे, ये इसके हिसाब से नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की वो है इस, ये स्ट्रक्चर आपको भी डिटेल में करवाएंगे आगे जाकर के। टू इंपॉर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन, पहले टू लगा हुआ है और बाद में आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, फिर बाद में फिर से टू लगा हुआ है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकेबलरी पर नजर डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देखेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। अब बुक की सेल अभी एक्टिव है मॉक टेस्ट पासिस पे। 439 रुपीज़ में आपको प्रो पास मिल रहा है, 307 में आपको नॉर्मल पास मिल रहा है। नॉर्मल पास में मिलते हैं 70,000 मॉक टेस्ट और प्रो पास में मिलते हैं आपको 70,000 मॉक टेस्ट प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक सिंगल पास में ही सभी के सभी एग्जाम्स कवर्ड हो जाएंगे। कुछ कैशबैक ऑफर्स भी चल रहे हैं, हर रोज़ कुछ 5 विनर्स को 100% कैशबैक मिल जाता है जो भी वो पास की फ़ीस पे करते हैं। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक टेक्स्ट बुक का, लिंक पे करें क्लिक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, आपको कूपन लगाना है YT10। इस कूपन को लगाते ही आपका नॉर्मल पास हो जाएगा 307 रुपये का। और इसी तरीके से 439 में आपको प्रो पास भी मिल जाएगा इसी कूपन के सहारे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे मॉक के फॉर्म में। जो भी पास आप लेना चाहें, यूज़ द कूपन कोड YT10 एंड टेक बेनिफिट ऑफ द। अपनी वोकैब शीट आज की थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इसको ताकि आप पढ़ सकें। शुरू करेंगे डजिस्ट से। डजिस्ट का मतलब है परहेज करना, दूर रहना किसी चीज़ से। और डजिस्ट को आप एब्सटेन या रिफ्रेन भी बोलते हैं। मज़े की बात यह है कि तीनों के बाद में फ्रॉम आएगा, जिस भी चीज़ से आप दूर रह रहे हैं, ठीक है। डेजिस्ट फ्रॉम मीठा यानी शुगर, रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल, एब्सटेन फ्रॉम वेस्टिंग टाइम। जो भी आप चीज़ लिखेंगे इनके बाद फ्रॉम लगा के नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, नाउन या वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर अ क्रैश इन क्रिप्टो मार्केट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड टू डेजिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो के बाजार में क्रैश के बाद में, गिरावट के बाद में, रिटेल मार्केट इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने शुरू कर दिया है परहेज करना कोई भी और इन्वेस्टमेंट करने से, डेजिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है।
तो ऐसे इसको याद रखना है। ये फ्रॉम जो है ना, सारा खेल इसी का है, इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला वर्ड है अपने पास वॉच डॉग। ये वर्ड बना है वॉचमैन से। वॉचमैन मतलब चौकीदार, और वॉच डॉग मतलब वो चौकीदार जो डॉगी जितना लॉयल है। डॉगी होता है ना, डॉगी, वो भागेगा नहीं अगर चौकीदारी कर रहा है, और उसको समझ गए ना, वॉचमैन भाग जाएगा, वॉच डॉग नहीं भागेगा। तो सरकारी एजेंसीज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। सरकारी एजेंसियां जो किसी फील्ड में या किसी टास्क में निगरानी करती हैं। समझ पा रहे हो? द आरबीआई इज द वॉच डॉग ऑफ लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। आरबीआई जो है निगरानी करने वाला वॉचमैन है या वॉच डॉग है लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन का, नकदी और महंगाई का। वैसे सेबी आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट में, आईआरडीए मिलेगा इंश्योरेंस के बाजार में। हर मार्केट में सरकारी एजेंसी जो कुछ काम करती है, निगरानी करती है, वहाँ की वॉच डॉग होती है। तो ये वर्ड वॉच डॉग यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है इनफिल्ट्रेटर। वर्ड बना है फिल्टर से। देखिए, इन मतलब अंदर और फिल्टर का मतलब है फिल्टर होके आना, घुसपैठ करना। अगर इसको आप बोल पाएँ तो आसान भाषा में आप समझ पाएंगे इसको। इनफिल्ट्रेटर मतलब घुसपैठिया, जो आपके घर के अंदर घुस गया है, कैसे भी होके फिल्टर होके आ गया है, और है वो बाहर का। इंट्रूडर भी इसको बोल सकते हैं। द इनफिल्ट्रेटर डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ जेनिटर। घुसपैठिए ने, इनफिल्ट्रेटर ने अपने आप को डिस्गाइज किया या भेष बदला, और कैसे, एक जेनिटर का, एक सफाई कर्मचारी का, क्लीनर का, टू ब्लेंड इन, ताकि वो ब्लेंड इन कर सके, मिक्सड इन हो जाए सब में, एंड रिमेन अनडिटेक्टेड, और बना रहे अनडिटेक्टेड, है ना। तो इनफिल्ट्रेटर जो था वो सफाई वाला बन के, सफाई वाले के कपड़े पहन के अंदर इनफिल्ट्रेट कर गया। जेनिटर का मतलब होता है क्लीनर, ठीक है। चलिए, इनफिल्ट्रेटर को ट्रेस पासर भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड इनफिल्ट्रेटर इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास सेंसर। देखिए, ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म या आलोचना, और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। तो अगर नाउन में लगा है तो नाउन, वर्ब बनी है तो फिर इसका V1 V2 V3 बना के इसको यूज कर सकते हैं। एक ही वर्ड दोनों तरीके से चलेगा। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंसर। मिनिस्टर जो रहा है, सब्जेक्ट टू रहा है, एक्सपीरियंस किया है उसने बहुत खराब आलोचना का। सब्जेक्ट टू होना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। और क्यों और कब से? सिंस द स्कैम केम टू लाइट, जब से स्कैम जो है, घोटाला सबके सामने आया है, तब से मिनिस्टर जो है एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज़्यादा आलोचना को। इसको डिनाउंस करना, रिब्यूक करना, वर्ब फॉर्म में डिप्लोर करना, कंडेम करना भी बोल सकते हैं। आज आप वर्ड सेंसर आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, सारे भारी भरकम वर्ड्स हैं, देख रहे हो ना, एक भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो पहले से आपको आता हो। आप सोच रहे होंगे आज सर वर्ड बड़े अजीब से हैं। चलो, लास्ट वर्ड है मजल। मजल और मफल एक ही बात है। मजल मफल का मतलब होता है किसी का गला घोटना, आवाज़ को दबाना, चुप करवाना, है ना, किसी को बोलने ना देना, साइलेंस करना, ठीक है। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो नया लॉ है सरकार ने बनाया है, वो एम ऐड करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है मजल करना या मफल करना फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अभिव्यक्ति के अधिकार को, ठीक है। तो मफल नाम का वर्ड, कभी मजल देखते हो ना, आज मफल इसका सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। गला घोटने या दबाने को गैग, सप्रेस, चौक, स्टिफल करना भी बोलते हैं। चलो, पांचों वर्ड्स डिटेल में हो गए। जहाँ पे आर्टिकल में आएंगे फिर से आपका ध्यान खींचूंगा, एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दे। देखिए, आज की समरी है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस, आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ना हो तो चुनाव भी नहीं होंगे इंडिपेंडेंट तरीके से, और फिर डेमोक्रेसी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। रिसेंटली हमारे इलेक्शन कमीशन पे बड़ी आलोचनाएं हुई हैं कि ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, बीजेपी के दबाव में करता है। और इन्हीं आलोचनाओं का जवाब देने के लिए अब जब चुनाव खत्म होने को आए हैं, इलेक्शन कमीशन जाग गया है। बेटर लेट देन नेवर, जब जागो तभी सवेरा वाला काम कर रहा है। सभी पार्टियों को इसने नोटिस जारी किए हैं कि आपको ये गलत बातें नहीं बोलनी है, जो ये बोल चुकी हैं इनकी पार्टियां। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस मूव का हम वेलकम करते हैं, इलेक्शन कमीशन का यही काम है। लेकिन एक चीज़ और इलेक्शन कमीशन को देखनी है कि जो हेट स्पीच है और सही बहस है, इन दोनों के बीच का फ़र्क भी इलेक्शन कमीशन कर सके। अगर किसी मुद्दे पे बहस हो रही है, सेंसिटिव मुद्दे पे, तो वो हेट स्पीच नहीं हो सकता। तो इन दोनों को एक तराजू में इलेक्शन कमीशन ना तोले। आज की टोन है वेलकमिंग। इलेक्शन कमीशन के इस हरकत को, मूव को वेलकम कर रहा है। जब जागो तभी सवेरा बता करके ही कम से कम उसका स्वागत कर रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ECI आस्किंग द बीजेपी एंड द कांग्रेस टू desist फ्रॉम रेजिंग डिवाइसिव इश्यूज
इन कैंपेनिंग इन द जनरल इलेक्शन इज अ केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर। कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, और जो कौन सा ईसीआई है भाई, जो आस करने वाला है, कहने वाला है, बताने वाला है बीजेपी को और कांग्रेस नाम की पार्टियों को। अच्छा, क्या बताने वाला है? कि वो डेजिस्ट फ्रॉम करें, परहेज करें। डेजिस्ट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रजिस्ट फ्रॉम, बताया था ना परहेज करना, कि वो परहेज करें। और किस काम से? अब देखो आईएनजी फॉर्म में बता रहा है वर्ब की, बताया था ना आपको। ये परहेज करें रेज करने से, उठाने से, ऐसे मुद्दों को, इश्यूज को जो डिवाइसिव हैं, समाज को डिवीजन करने वाले, बांटने वाले हैं। और कब उठाने वाले? ये उठा रहे हैं कैंपेनिंग के दौरान, जनरल इलेक्शन में, अपने चुनाव जो है अभियान के दौरान। कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो इसका ये काम है कि दोनों पार्टियों को बोला है कि डिवाइसिव मुद्दे मत उठाओ, अच्छी अच्छी बातें करो। ये एक केस है बेटर लेट देन नेवर का, जब जागो तभी सवेरा का। बेटर लेट मतलब लेट हो जाओ, लेकिन नेवर से तो अच्छा ही है। कभी ना करने से कोई काम अच्छा है, आप चाहे लेट से ही करो, है ना। जब जागो तभी सवेरा। समझ गए? इलेक्शन कमीशन की वर्ब है इज, इट इज अ केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर। डिवाइसिव इश्यूज यानी समाज को बांटने वाले मुद्दे, डेजिस्ट फ्रॉम, रजिस्ट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज से परहेज करना। बढ़े आगे। कह रहा है जी द ईसीआई हैज इन रिसेंट ईयर्स डिसअपॉइंटेड द इंडियन इलेक्टोरेट बाय इट्स इनएबिलिटी टू बी इफेक्टिव। ईसीआई ने पिछले कुछ सालों में डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है, हैज डिसअपॉइंटेड भारत के मतदाता को, इलेक्टोरेट को। और कैसे? अपनी इनएबिलिटी से, असक्षमता से, मजबूरी से, जो है इफेक्टिव होने की। ईसीआई पिछले कुछ सालों में अपने इफेक्ट जो है, अपनी इफेक्टिवनेस है जो, उसको सही तरीके से दिखा नहीं पाया। इस वजह से इसने भारत के मतदाताओं को, इलेक्टोरेट को डिसअपॉइंट किया है। अच्छा, और क्या होना है इसको इफेक्टिव होने के साथ साथ? इनएबिलिटी कहाँ कहाँ है इसकी? टू बी इफेक्टिव, टू बी इम्पार्शियल एंड प्रॉम्प्ट इन इट्स रोल एज द वॉचडॉग ऑफ इलेक्शंस। इसकी इनएबिलिटी आई है इफेक्टिव होने में, असरदार होने में, इम्पार्शियल होने में, निष्पक्ष होने में, और प्रॉम्प्ट होने में, फुर्तीला होने में, इसके रोल को लेकर के इलेक्शन के वॉचडॉग के तौर पे। ईसीआई की वो है हैज डिसअपॉइंटेड इंडियन इलेक्टोरेट, यानी भारतीय मतदाता। इलेक्टोरेट का मतलब होता है सभी वोटर्स का ग्रुप, ठीक है। जो अपने 140 करोड़ में से 90 करोड़ वोटर हैं, 80 करोड़, उस सभी को बोलते हैं हमने इलेक्टोरेट। चलिए, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फटाफट, स्विफ्ट, है ना, फुर्तीला। वॉचडॉग आपने ऑलरेडी देख लिया है, किसी फील्ड के अंदर जो निगरानी करे, उस फील्ड को रेगुलेट करे, कोई एजेंसी, सरकारी संस्था। इलेक्टोरेट से एक वर्ड बनता है हमारे राइट टू वोट के लिए, ठीक है, राइट टू वोट के लिए। और ये वर्ड क्या होता है? एनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। एनफ्रेंचाइजमेंट, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, एनफ्रेंचाइजमेंट मतलब इस राइट को देना सभी को, है ना। एनफ्रेंचाइजमेंट एक नाउन बन जाएगा। और इसके लिए एक और वर्ड है एडल्ट सफरेज, ठीक है। ये दोनों वर्ड याद रखना, वन वर्ड्स हैं, राइट टू वोट के लिए, मतदान के अधिकार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी दिस इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ईसीआई मेंबर्स विच इज एंटायरली अ पार्टीसन डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कह रहे ये जो काम है ना, ये एक पार्टली फंक्शन है, आंशिक तौर पे एक फंक्शन है उस मैकेनिज्म का जो है अपॉइंटमेंट का ईसीआई के मेंबर्स की। समझ पा रहे हो? ईसीआई के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो अपने आदमी बिठा दो, इलेक्शन कमिश्नर भी आपका हो और उसके मेंबर भी अपने हो, ऐसा नहीं है। ये फंक्शन है एक मैकेनिज्म उस सिस्टम का जो इनके अपॉइंटमेंट का है, जो कि पूरे तरीके से एक पार्टीसन डिसीजन हो गया है देश में, पक्षपाती भरा वाला फैसला हो गया है हमारे एग्जीक्यूटिव का, हमारी सरकार का। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो चुनी हुई सरकार के नेता मंत्री हैं, सभी एग्जीक्यूटिव होते हैं। दिस की वर्ब है इज, पार्टीसन यानी एक तरफ झुका हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी, पक्षपात भरा हुआ, वन साइडेड, बायस्ड। द ईसीआई हैज़ नाउ रिटन टू बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। अब देखो इसने, ईसीआई ने किया क्या क्या है। ईसीपीआई ने अभी अभी लिखा है, रिटर्न किया है जेपी नड्डा को, जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट को। और क्या कहने के लिए? टू आस्क स्टार कैंपेनर्स ऑफ द पार्टी टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट्स विच मे डिवाइड द सोसाइटी। इनको ये कहने के लिए, आस्क करने के लिए कि जो स्टार कैंपेनर्स हैं पार्टी के, वो रिफ्रेन फ्रॉम करें, परहेज करें ऐसी स्टेटमेंट्स को मेक करने से जो डिवाइड कर सकें समाज को, सोसाइटी को। बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, पीएम जो मोदी हैं उनकी। तो इस तरीके से बीजेपी को वार्निंग देने के लिए
बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा को इन्होंने एक लेटर लिख करके बोला है कि अपने स्टार कैंपेनर को समझा लो, देश को बांटने वाली कोई स्टेटमेंट इनको नहीं देनी है। द ईसीआई की वर्ब है हैज़ रिटन, विच आया है स्टेटमेंट्स के लिए, विच में डिवाइड, रिफ्रेन फ्रॉम, डजिस्ट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना, और कुछ देखने वाला है नहीं इसमें। कह रहे जी इट्स लेटर फॉलोज हिज रिस्पॉन्स ऑन May 13 टू ए नोटिस इश्यूड टू हिम ओवर ए कंप्लेंट अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदीज स्पीच इन बांसवाड़ा राजस्थान। ये लेटर फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे आया है उनके रिस्पॉन्स के May 13 को, और किसके लिए, एक नोटिस के लिए जो इशू किया गया था इनको एक कंप्लेंट के तौर पे, एक शिकायत के तौर पे अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। May 13 को एक नोटिस गया था जेपी नड्डा को, बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट को, और फिर इन्होंने अपना रिस्पांस दिया, नड्डा जी ने कुछ बताया होगा भाई हमने तो कुछ नहीं किया ऐसा। उस रिस्पांस की प्रतिक्रिया के तौर पे एक लेटर इनको गया है, अभी अभी इसी पे ने फिर से भेजा, जिसमें लिखा है कि अब अपने आदमी को समझा लो, फिर से हमें ऐसी बातें नहीं चाहिए। समझ गए ना? पहले इन्होंने कुछ गलत बोला होगा मोदी जी ने, फिर ईसीआई ने एक लेटर दिया नड्डा जी को, लेटर का जवाब दिया नड्डा जी ने, और फिर एक लेटर अब और गया। ऐसा पूरा आपको किस्सा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब वो क्या हुआ, उस मतलब स्पीच में क्या हुआ था, डैश लगा के बताएगा। कह रहा है मिस्टर मोदी हैड रिफर्ड टू मुस्लिम्स एज इन्फिल्ट्रेटर्स एंड पीपल विद मोर चिल्ड्रन। मिस्टर मोदी ने रिफर टू किया था, इशारा किया था मुस्लिम्स के लिए एक घुसपैठिया के तौर पे और उन लोगों के तौर पे जो ज़्यादा बच्चे रखते हैं। बांसवाड़ा में मोदी जी ने ऐसा बोला होगा कि मुस्लिम जो है देश में घुसपैठिए हैं, मतलब बाहर से आए हुए लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो हमसे यानी हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये हेट स्पीच की कैटेगरी का ही पार्ट होना चाहिए ईसीआई के हिसाब से। लेटर की वर्ब है फॉलोज, मोदी की वर्ब है हैड रिफर्ड, रिफर टू करना, पॉइंट आउट टू करना, इशारा करना। इन्फिल्ट्रेटर आपने देख लिया, घुसपैठिया को बोलते हैं। कह रहा द लेटर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आस्क्ड हिम टू इंश्योर दैट द पार्टी स्टार कैंपेनर्स desist from making any statements which may cause tensions between different castes and communities। कह रहा दूसरा लेटर जो खड़गे साहब को गया है, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को गया है, वो उनको ये कहता है कि वो इंश्योर करें, सुनिश्चित करें इस चीज़ को कि पार्टी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं, कौन है भाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कह रहे जो राहुल और प्रियंका जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो डेजिस्ट फ्रॉम करें, परहेज करें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट को मेक करने से जो कि कोज कर सकती है टेंशन को, तनाव को, अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग जातियों और समुदायों के बीच में। तो दोनों को लेटर गया है, दोनों पार्टियों को। सिंपल सेंटेंस, लेटर की वर्ब है आस्क, कैंपेनर की वर्ब है डेजिस्ट, डेजिस्ट फ्रॉम करना, परहेज करना, विच आया स्टेटमेंट्स के लिए, विच की वर्ब है मे कॉज, वो स्टेटमेंट्स जो टेंशन को कॉज करें। करेक्ट दीज रिब्यूक्स फ्रॉम द ईसीआई टू द पार्टीज came a day after it censured former Calcutta High Court judge turned BJP candidate from तमलुक। कह रहे ये सारे जो रिव्यूक्स हैं, जो लताड़ हैं, जो आलोचना है, सेंसर है, जो आई है ईसीआई से, और किनके लिए, पार्टियों के लिए। कह रहे ये आई है एक दिन के बाद में, है ना, रिव्यूक्स कम अ डे आफ्टर। और किस दिन के बाद, जब इस जो है ईसीआई ने सेंसर किया, आलोचना किया फॉर्मर कोलकाता हाईकोर्ट जज जो बदल गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट तमलुक का। और ये कहाँ से, तमलुक से आए हैं और वेस्ट बंगाल में तमलुक से लड़ रहे हैं अपना। अभिजीत गंगोपाध्याय इनका नाम है, और ये किया गया फॉर हिज रिमार्क्स अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी, उनके रिमार्क्स के लिए जो उन्होंने टीएमसी पार्टी के चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ दिए थे। तो पहले जज साहब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं तमलुक से, सबसे पहले तो इनको जो है इन्होंने लताड़ा ईसीआई वालों ने, और फिर उसके एक दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेटर्स ईसीआई ने भेजे। यानी हाइपर एक्टिव हो गया ईसीआई, 2-3 दिनों में कई पार्टियों को इसने, समझ गए ना, लताड़ दिया है, क्रिटिसाइज कर दिया है। रिब्यूक की वर्ब है कम, रिब्यूक और सेंसर एक ही बात होती है, आलोचना के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, लताड़ के लिए, डांट मार के लिए, फटकार के लिए। इट की वर्ब है ईसीआई, इट आया ईसीआई के लिए, वर्ब है इसकी सेंसर। ठीक है, चलो। कह रहे जी ही वॉज बार्ड फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 24 आवर्स। इस आदमी को, इन जज साहब को बार कर दिया गया, इन पर रोक लगा दी गई कैंपेनिंग करने की, अभियान चलाने की 24 घंटों के लिए। चलिए, फर्स्ट जो पैराग्राफ है ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं होगा आपको, वैसे तो ये पॉलिटिकल है लेकिन ठीक है ना, ईसीआई पे बेस्ड है ये। अब इस कॉन्सेप्ट को फटाफट से देख लेते हैं। टू इंपॉर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखो, दो स्ट्रक्चर्स अंग्रेजी में,
पहली स्ट्रक्चर है 2 और 2, जिसमें एक जगह डबल 2 और दूसरी जगह सिंगल 2, और दूसरी स्ट्रक्चर है सो दैट। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें फ़र्क है नोट का। अगर 2 वाली स्ट्रक्चर में नोट नहीं लगा है तो सो दैट वाली में नोट लगेगा, मीनिंग वही निकलेगा। और 2 वाली में नोट लग गए तो यहाँ पे नोट नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? अब देखो स्ट्रक्चर्स कैसे चलती हैं। द मूवी वॉज टू बोरिंग टू वॉच अंटिल द एंड। मूवी बहुत बोरिंग थी, मूवी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वैसी थी। और क्यों? वॉच करने के लिए लास्ट तक। समझ पा रहे हो? मूवी इतनी बोरिंग थी कि इसको वॉच करना बहुत मुश्किल था। अब देखो इस सेंटेंस को अगर समझना हो तो इसको आसान भाषा में सो दैट का इस्तेमाल करके लिखूंगा। इसमें नोट नहीं आ रहा है, सो दैट के साथ नोट आएगा। मूवी इतनी बोरिंग थी, द मूवी वॉज सो बोरिंग। ध्यान देना इसको ध्यान से, सो बोरिंग, टू बोरिंग की जगह सो बोरिंग। दैट की, दैट, इट वॉज, या ऐसे समझो, दैट वन कुड नॉट वॉच इट अंटिल द एंड। समझ गए? ये लगा दिया दैट और ये लग गया नॉट। तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको ऐसे समझना है, जब 2 के साथ में नोट ना लगा हो तो वो काम अपने आप में होना मुश्किल है। मूवी वॉज बोरिंग, मूवी टू बोरिंग यानी बहुत बोरिंग थी कि वॉच नहीं की जा सकती थी, बोरिंग टू वॉच, है ना। द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट वन कुड नॉट वॉच इट अंटिल द एंड। तो ऐसे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको इंटरचेंज करना है। एक सेंटेंस और बनवाता हूँ। अब देखो ऐसे ही दिमाग चलाना है, लकीर का फ़कीर मत बनना। फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं। द मूवी वॉज टू एक्साइटिंग टू वॉच अंटिल द एंड। इसी स्ट्रक्चर से चलता हूँ मैं। द मूवी वॉज सो एक्साइटिंग दैट वन कुड नॉट वॉच इट अंटिल द एंड। जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में तोड़ोगे, सो दैट लगा करके समझोगे, तो आपको एक दिक्कत मालूम पड़ेगी। दिक्कत ये मालूम पड़ेगी कि सेंटेंस का मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा। मूवी इतनी एक्साइटिंग थी, इतनी मज़ेदार थी कि कोई भी आदमी इसको अंत तक नहीं देख सकता था। वन का मतलब है कोई भी आदमी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे मूवी एक्साइटिंग है तो हर आदमी देखेगा ना। मतलब इस स्ट्रक्चर में, 2 वाली स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। जब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग उल्टा निकल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपने ऊपर नोट लगाना था और नीचे का नोट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना, ऊपर नोट लगेगा 2 में तो नीचे का अपने आप निकल जाएगा सो दैट का। तो मैं क्या लिखूं? द मूवी वॉज टू एक्साइटिंग नॉट टू वॉच अंटिल द एंड। इतनी एक्साइटिंग थी कि इसको देखना, लास्ट तक ना देखना बड़ा मुश्किल था। हर आदमी जो जब देखता था इस मूवी को पूरा ही देखता था, लास्ट तक देखता था। जब 2 के बीच में नोट लगा, नीचे वाला नोट निकल गया और मीनिंग भी बिल्कुल सही आ गया। तो मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई। एक तो 2 के बीच में कब नोट लगाना है, कब नहीं लगाना। एक्सपेंड करेंगे सो दैट लगा के तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये नोट करनी है कि सो दैट एक साथ चलेंगे और 2 एक साथ चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। द मूवी वॉज सो बोरिंग टू वॉच। समझ पा रहे हो? सो और 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, 2 साथ में चलेंगे। और वैसे ही यहाँ पे सो दैट का भी कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, टू बोरिंग दैट वन कुड नॉट वॉच। मतलब दोनों पेयर्स को आपको आपस में मिक्स नहीं करना है। 2 के साथ में 2 और सो के साथ में दैट। कुछ बच्चे इस 2 को ठू बोलते हैं, ठू। तो ये ठू वो नहीं है भाई, वो हिंदी मीडियम स्कूलों में हमें गलत सिखाया गया है। ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसमें डबल ओ लगा है, इसमें नहीं लगा। दोनों का अपना अपना काम है। ये एक एडवर्ब है और ये इन्फिनेटिव का पार्ट है। चलिए कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया, देखो अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आया एक बार रिपीट कर लेना। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको सिखाया मैंने, फॉर्मूलाज की तरह। लास्ट में दे रहा हूँ 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क, इनमें मिलेंगी आपको एरर्स। आपको क्या करना है, चलो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सही करके दिखाना है। चाहे तो 2 में डाल दो, चाहे सो दैट में डाल दो, लेकिन नोट लगाना है नहीं लगाना है ये आपको खुद चेक करना है, ताकि मीनिंग से आप उसको कनेक्ट कर पाओ। अगर एक्साइटिंग होगी तो हर आदमी देखेगा, बोरिंग होगी तो कोई भी नहीं देखेगा। ये चीज़ अपने आप जो है ना आपके सेंटेंस में झलकनी चाहिए, ये वाला मीनिंग। चलिए दोनों सेंटेंस ट्राई देंगे कमेंट सेक्शन में आप सभी। गलत होता है तो मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ, और सही होता है तो मैं एक छोटा सा दिल का साइन बना देता हूँ, हार्ट, ताकि आपको पता लगे आपके आंसर के बारे में। बढ़े आगे। चल अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी अर्लियर, एक सेकंड पेन खो गया। कह रहा है अर्लियर द ECI हैड एक्टेड अगेंस्ट YSRCP चीफ YS जगनमोहन रेड्डी। कह रहा है जी इससे पहले ECI जो है इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका था, एक्ट कर चुका था अगेंस्ट YSRP जो चीफ हैं इस पार्टी के, जगन मोहन रेड्डी, उनके खिलाफ।
और साथ ही साथ किसके खिलाफ, बीआरएस जो है पार्टी उसके चंद्रशेखर राव इनके खिलाफ, और तेलंगाना के मिनिस्टर कोंडा सुरेखा के खिलाफ, और बीजेपी लीडर्स शोभा करंडालजे एंड दिलीप घोष के खिलाफ, और कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाटे और रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ। तो इन सब को नोटिस जो है ईसीआई दे चुका था। उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी के लिए अलग से नोटिस निकाला, स्टार कैंपेनर्स के लिए, मोदी और राहुल गांधी के लिए। ईसीआई की वो है हैंड एडिक्टेड। बड़े आगे, कैराजी कंप्लेंट्स अगेंस्ट यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा लास्ट वीक फॉर देयर alleged violation ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट MCC आर पेंडिंग। कह रहे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं योगी जी के खिलाफ और हेमंत जी के खिलाफ लास्ट वीक जो आई थी। और किस लिए आई थी, इनके कथित तौर पे वायलेशन के लिए, उल्लंघन के लिए आचार संहिता के, आचार संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं MCC मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो आचार संहिता के वायलेशन के लिए जो भी कंप्लेंट्स आई थी वो अभी भी पेंडिंग है, उन पे फैसला आना अभी बाकी है। चलिए सिंपल सेंटेंस है, देखने का कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। कंप्लेंट एक नाउन है, अगर इसके एन को निकाल दें तो ये वर्ब बन जाती है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, कंप्लेंट मतलब शिकायत, है ना। नाउन और वर्ब में फ़र्क करना सीखें। कह रहे जी ओवरऑल दीज मेजर्स माइट गिव एन अपीयरेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी। कह रहे जी अगर कुल मिला के देखें तो ये सारे कदम, सारे एक्शंस, सारे मेजर्स दे सकते हैं एक अपीयरेंस, दे सकते हैं एक झलक, अपीयरेंस यानी झलक, जो है निष्पक्षता की, इम्पार्शियलिटी की। कह रहा है बट दैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन वो इनफ नहीं है। खाली इम्पार्शियलिटी की झलक होना इससे काम नहीं चलेगा। मेजर्स यानी कदम, वर्ब है इसकी माइट गिव, दे सकते हैं एक झलक को, अपीयरेंस को। इम्पार्शियलिटी मतलब अनबायसनेस, एकदम आप जो है दोनों पार्टियों के, है ना, एकदम न्यूट्रल होकर के दोनों पार्टियों को आप रेगुलेट कर रहे हैं, दैट की वर्ब इज। कह रहा था ECI is assuming a false parity between legitimate debates on policies that impact various social groups differently and an incitement of xenophobia for social polarization। कह रहा दिक्कत यह है कि ECI जो है अज्यूम कर रहा है, मान रहा है एक गलत बराबरी को, पैरिटी को, दो चीज़ों को गलत तरीके से बराबर मान रहा है। पैरिटी यानी इक्वालिटी, और किस किस के बीच, देखो ये बताया गया बिटवीन और एंड लगा करके। पहली चीज़ है सही तरीके से की जाने वाली बहसें, डिबेट्स जो होती हैं ऐसे पॉलिसीज़ या कानूनों पे जो इम्पैक्ट करते हैं, असर डालते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स को अलग अलग तरीक़ों से। ऐसी बहस हो रही है जिसमें आरक्षण, जाति, धर्म की बात हो रही है, लेकिन बहस जो है वो इम्पैक्ट करने के बावजूद भी पॉलिसीज़ के ऊपर है, समाज के किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, कानून के ऊपर बात हो रही है। तो एक तो ये चीज़ ECI इसको बराबर किसके रख रहा है, एंड लगा के बता रहे हैं, उस इंसाइटमेंट के, उस भड़कावे के जो है जीनोफोबिया का। जीनोफोबिया यानी अपने से अलग लोगों का फोबिया। मैं हिंदू हूँ, सभी मुस्लिम से मुझे डर लगता है, मैं मुस्लिम हूँ, सभी हिंदू मेरे दुश्मन हैं, इसको बोलते हैं जीनोफोबिया। तो ये जो भड़कावा है जीनोफोबिया का, जो किया जाता है सोशल पोलराइजेशन के लिए, समाज में ध्रुवीकरण के लिए या बांटने के लिए। तो ECI ध्रुवीकरण को और सही डिबेट्स को, दोनों को एक ही तराजू में तोल के दोनों पे नोटिस दे रहा है। मीनिंग समझे, सेंटेंस का आत्मा समझे। ECI एज्यूमिंग अ फॉल्स पैरिटी, फॉल्स यानी झूठा, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, दैट आया पॉलिसीज के लिए, दैट की वो बाय इम्पैक्ट। इंसाइटमेंट यानी भड़काना, ट्रिगर करना, प्रोवोकेशन, है ना, लोगों को कुछ कहना इस तरीके से कि वो दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हो जाए, उनसे नफरत करें, इंसाइटमेंट। जीनोफोबिया आपको पता होगा, फोबिया यानी डर, जीनो मतलब फॉरेन, हर उस चीज़ का फोबिया जो आपसे अलग है, आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपके क्षेत्र से, आपकी भाषा से, आपके कल्चर से, आपकी एजुकेशन से, सोशल स्टेटस से। जो भी इंसान अलग होता है, आपको लगता है कि इस इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं, ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया तो आपको मैंने बता दिया, फोबिया ऑफ फॉरेन थिंग्स, है ना, फॉरेन यानी जो आपसे अलग। इसके अलावा ये बनने वाले सारे फोबिया वाले वर्ड्स जो कि फियर से ही बनेंगे, फोबिया तो फियर ही होता है, एक बार इनको भी फटाफट देख लेते हैं। एक्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एरोफोबिया, थैनाटोफोबिया, एंटमोफोबिया और पैरोफोबिया। देखिए एक्रोबैट आपने सुना होगा, ऐसा आदमी जो ऊंची ऊंची जगहों पे करतब दिखाता है, समझ रहे हो, एकदम रस्सी पे चल के दिखाएगा, एक्रोबैट। वहीं से आपने एक्रोफोबिया बनाया है, एक्रो यानी ऊंचा या हाइट। अगर आपको एक्रोफोबिया है तो यू आर फियरफुल ऑफ हाइट्स। ऊंची छत पे, ऊंची दीवार पे आप चढ़ नहीं सकते हैं, ऊंचे से आप नीचे देख नहीं सकते हैं, एक्रोफोबिया ज़्यादातर लोगों को होता है। मैंने तो पर्सनली ये देखा है कि एक्रोफोबिया जो है 10 में से 6-8 को आपको मिलेगा, है ना, अंदर हमने डर होता है हमेशा हाइट्स का। क्लॉस्ट्रोफोबिया,
देखिए क्लस्टर आपने सुना होगा, क्लस्टर का मतलब होता है एक बंधी हुई जगह। कोविड में भी क्लस्टर बनाए गए थे ना, रेड जोन, वाइट जोन, ब्लू जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब होता है बंद प्लेस, और क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस। किसी लिफ्ट में, छोटे कमरे में आपको डर लगेगा, है ना, आपको घुटन फील होगी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। एरोफोबिया बना है एयर से। अगर आपको एरोफोबिया है तो यू आर फियरफुल ऑफ फ्लाइंग। आप प्लेन में नहीं उड़ सकते हैं, किसी, वो क्या होती है वो, आपको पहाड़ों में मिलेगी ना ट्रॉली, ट्रॉली में बैठ नहीं पाएंगे आप, आपको हवा से डर लगता है ना, आपको हवा नहीं लगनी चाहिए बॉडी पे। थानेटोफोबिया बना है थानोस से। थानोस मतलब डेथ, आपने अगर देखा है एवेंजर्स तो। थानेटो यानी फियर ऑफ डेथ और द डेड। आपको आत्माओं से, भूत प्रेतों से डर लगता है जो लोग मर चुके हैं, या खुद की मौत से आप परेशान हैं कि कब हो जाए, तो आपको थानेटोफोबिया है, डेथ से आपको दिक्कत है। एंटमोफोबिया होता है एंटम का, एंटम यानी छोटे छोटे कीड़े, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। लड़कियों को होता है ना, कॉकरोच से, छिपकली से, जो लिजर्ड्स वगैरह हैं, सब जो इंसेक्ट्स हैं, तो आपको है एंटमोफोबिया, आप कीड़े मकोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, देख भी नहीं सकते हो। और लास्ट में है पायरोफोबिया। पायरो मतलब अच्छे से पता होगा आपको, आग को बोलते हैं फियर ऑफ फायर। जिनको पायरोफोबिया होता है वो गैस पे खाना भी नहीं बना सकते, है ना, गर्मी सर्दी में हाथ भी नहीं सेक सकते हैं किसी सिगड़ी विगड़ी पे, आग को देख करके उनको डर लगता है। अच्छे से करवाए हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि याद रख सको, नहीं तो 10 सेकंड में मैं इनके नाम लिख करके और बता भी देता आपको, आप भूल भी जाते। तरीका इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप इनको खुद से नेक्स्ट टाइम बना सकें जब भी आप इनका मीनिंग भूल जाएं। चलिए आगे बढ़े। आज के क्विज में पूछे मैंने सारे आपसे। कह रहा है जी, द एमसीसी कैन नॉट बी ए रूज टू मफल पॉलिटिकल डिबेट्स। एमसीसी एक रूज नहीं हो सकता। रूज क्या होता है जी? रूज होता है एक जरिया किसी काम को करने का, हथकंडा, हिंदी बोलते हैं हथकंडा, ट्रिक बोल दो इसको। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता कोई हथकंडा नहीं हो सकता गला दबाने का, सियासी डिबेट्स का, राजनीतिक बहस का, एंड डिसएग्रीमेंट्स और राजनीतिक विवादों का, विच आर एंड शुड बी एट द हार्ट ऑफ कैंपेनिंग। ये वही चीज़ें हैं जो हैं और होनी भी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी कैंपेनिंग का, किसी भी चुनावी जो है अभियान का। एट द हार्ट ऑफ होना यानी टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होना। हार्ट में जो चीज़ रखी है, या हार्ट जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। हार्ट बंद तो 10 सेकंड में, 10 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एट द हार्ट ऑफ समथिंग। तो सियासी बहसों को, डिसएग्रीमेंट्स को आप चुनाव संहिता का हथकंडा बना करके गला दबाएंगे, तो यही डेमोक्रेसी का गला दबाने वाली बात होगी। एमसीसी की वर्ब है कैन बी, विच की वर्ब है आर एंड शुड बी, विच आया है डिसएग्रीमेंट्स और डिबेट्स के लिए। मफल करना, मजल करना, गला घोटना, साइलेंस करना। रूज का मतलब होता है हथकंडा या कोई आपका जरिया, है ना, किसी काम को करने का, ट्रिक। कह रहे जी, मिसयूज ऑफ पावर एंड क्रिएशन ऑफ डिसहार्मनी फॉल इन डिफरेंट बास्केट। कह रहे जी, पावर का मिसयूज, सत्ता का गलत इस्तेमाल, और समाज में डिसहार्मनी का, झगड़े का जो क्रिएशन है, ये दोनों अलग अलग बास्केट, अलग अलग टोकरी के रखे हुए फल हैं। इनको एक फल मत माने आप। पावर का मिसयूज करके किसी को भड़काना, लोगों के गुस्से को भड़काना, और समाज में डिसहार्मनी को करना ना, ये अलग, ये दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं। इनको आप पॉलिटिकल डिबेट और डिसएग्रीमेंट में उस कैटेगरी में ना रखें, ठीक है। इन दोनों की वर्ब है फॉल, मिसयूज एंड क्रिएशन, दोनों गलत काम है लोगों को भड़काने के। डिसहार्मनी यानी हार्मनी का बिल्कुल उल्टा, गुस्सा, दुश्मनी, है ना, संभाव का जो उल्टा होता है एक्रीमनी, कड़वाहट, इसको बोलते हैं डिसहार्मनी। कह जी, द इंटेग्रिटी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ईसीआई इज सेंट्रल टू द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस। जो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी यानी आपकी कैरेक्टर आपका, है ना, आप कितने अच्छे आदमी हैं, दिल से कितने अच्छे हैं, कितने भले लोग इंसान हैं। इंटेग्रिटी मैं इसका हिंदी मीनिंग भूल चुका हूँ, चरित्र बोल सकते हैं, कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो जो कैरेक्टर है, और क्रेडिबिलिटी है भरोसेमंदी है। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, भरोसेमंदी। ये जो है ईसीआई की, ये सेंट्रल है लेजिटिमेसी के लिए, वैधता के लिए इलेक्शंस की। अगर ईसीआई इन दोनों खानों में चित है तो इलेक्शन कभी भी लेजिटिमेट नहीं होंगे, हमेशा फिक्स्ड होंगे। इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी की वो वाइज टेक्निकली आर होनी चाहिए, लेकिन इसको एक सिंगुलर आइडिया माना इन्होंने, जैसे ब्रेड एंड बटर, कार्ड एंड कैरेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फायरिंग एंड शेलिंग, याद है ना आपको, ये सिंगुलर आइडिया बताने वाले वर्ड्स होते हैं। और ये एंड के लगने के बाद भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो वैसे इन दोनों को इसने सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब लगा दी, टेक्निकली आर आनी चाहिए थी। चलिए, क्रेडिबिलिटी, ये वर्ड बना है क्रेड से,
क्रेड एक ऐप भी है, आपने देखी होगी, क्रेडिट कार्ड वाली, है ना। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, यकीन, और क्रेडिबिलिटी होती है आपकी जो है भरोसेमंदी, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। अब 3 वर्ड्स क्रेड से और बनते हैं, क्रेडिबल, क्रेडुलस एंड क्रीडेंशियल। देखिए क्रेडिबल वो चीज़ है जिस पे आप भरोसा कर सकें, भरोसे लायक, हिंदी में लिख देता हूँ भरोसे लायक, ठीक है, जो आपको लगे हाँ हो सकता है। लेकिन कोई अगर चीज़ ऐसी हो जिस पे भरोसा ही ना आए आपको सुन के, वो होगा इनक्रेडिबल। एंटोनिम भी साथ में बता रहा हूँ और मीनिंग भी आप खुद बना लो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने खुद के आप जो है ना टीचर बने। क्रेड रूट पकड़ लिया, क्रेडिबल भरोसे लायक, इनक्रेडिबल जिस पे भरोसा ना हो सके, जो सुन के लगे नहीं हो सकता। क्रेडुलस एक ऐसा आदमी जो सब पे क्रेड कर लेता है बड़ा इजीली, आप इसको जो बोलो वो मान लेता है। इसको अंग्रेजी में नाइव भी बोला जाता है, एकदम भोला वाला आदमी। या समवन डिस्पोज्ड टू बिलीविंग समथिंग विद लिटल एविडेंस, ठीक है, LE लिख रहा हूं, समझ लेना। बिल्कुल सबूत नहीं चाहिए इसको, जो बताओगे मान लेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं कि देखो ये कैसे हुआ मुझे बताओ, है ना। क्रेडुलस पर्सन। इसका बिल्कुल उल्टा होता है इनक्रेडुलस, घाघ आदमी, जिसको आप जितना मर्जी सबूत दिखा लो मानेगा ही नहीं आपकी बात को, कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालेगा, ठीक है। क्रेडुलस और इनक्रेडुलस। लास्ट में क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल वो डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपकी बात पे भरोसा आता है। आपने बोल दिया मैं PhD हूँ केमिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा। PhD की आप डिग्री दिखाएंगे, अपना नॉलेज बताएंगे, तो वो नॉलेज और आपकी डिग्री और आपकी बातें हैं वो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट ब्रिंग ट्रस्ट, ठीक है, वो डिग्री विग्री आपका ज्ञान जो है आपके क्रेडेंशियल्स हैं। चारों वर्ड्स हो गए क्रेड से। क्रेड मतलब भरोसा, याद रखना इनको, स्क्रीनशॉट ले लो इनका प्यारा सा। बढ़े आगे। लेजिटिमेसी यानी वैधता, किसी चीज़ के वैलिड होने की क्वालिटी। कह रहे जी री इन्फोर्सिंग इट्स इंडिपेंडेंस शुड बी ए प्रायोरिटी। फिर से इन्फोर्स करना यानी किसी चीज़ को फोर्स में लाना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना। कह रहा है जी फिर से इन्फोर्स करना ECI की इंडिपेंडेंस को, इसकी आज़ादी को, ये होनी चाहिए एक प्रायोरिटी, ये होनी चाहिए एक प्राथमिकता फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंडियन डेमोक्रेसी, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, भागीदारों के लिए भारत की डेमोक्रेसी में। और कह रहे कहाँ पे खासकर, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज अंडर जुडिशरी, बात हो रही है खास करके पॉलिटिकल पार्टीज की और जुडिशरी की, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी और जुडिशरी को कुछ करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे, मजबूत रहे, देश का भरोसा जो है डेमोक्रेसी पे बना रहे, इलेक्शंस पे बना रहे। कह रहे जी द ECI इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू इटसेल्फ। ECI इतना इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है कि इसको इसके खुद पे नहीं छोड़ा जा सकता, खुद के हाल पे नहीं रखा जा सकता। टू बी लेफ्ट टू इटसेल्फ, किसी चीज़ को उसके खुद के हाल पे छोड़ देना। अगर ECI में कुछ कमियां हैं तो हमें ही आगे आकर के ECI को समझाना होगा, उनको आईना दिखाना होगा, ताकि देश में निष्पक्ष राजनीति को कायम रखा जा सके। ECI की वो है। मैंने लास्ट में ज़्यादा फास्ट तो प्रोसेस नहीं कर दिया ना, चलो लास्ट में ईजी था ना पढ़ना। अच्छा, टू इंपॉर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन, शायद मैंने इस चीज़ को आपको नहीं बताया कि ये एन इंस्टीट्यूशन बीच में कहाँ से आया है। फटाफट से बताने की कोशिश करूंगा 1 मिनट में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतना सिखाया अभी तक, टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट, टू इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग, टू एक्साइटिंग टू वॉच द मूवी, जो भी लगाना है टू। ये बीच में नाउन कैसे आया ये मैं आपको 10-20 सेकंड में बता देता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है, यही स्ट्रक्चर को आप देख के समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर मान लो ये वाली थी, द मूवी वॉज टू बोरिंग टू वॉच इन द एंड। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता था, इसी के ऊपर लिख देता हूँ, द मूवी हैड टू बोरिंग अ प्लॉट, या स्टोरी लिख देता हूँ, स्टोरी टू वॉच अंटिल द एंड। मूवी का था बहुत बोरिंग एक स्टोरी, समझ पाए, जो वॉच की जा सके लास्ट तक, ना वॉच ही नहीं की जा सकती, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप बीच में नाउन्स को भी घुसा सकते हैं। अगर इसको मैं ऐसे ही बनाना चाहूँ, हैड ना भी लगाऊं, वैसे ही बना दूं, तो वो भी बना के दिखाता हूं आपको मैं। द मूवी वॉज टू बोरिंग, क्या लिखे मूवी क्या होती है, मूवी के लिए कोई नाउन बताओ। टू बोरिंग अ शो होता है ना, मूवी एक शो की तरह ही है। टू बोरिंग अ शो टू वॉच टिल दी
तो बीच में उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए आप एक नाउन भी लगा सकते हैं। मूवी ये इतना एक बोरिंग शो था कि इसको लास्ट तक नहीं देखा जा सकता था। ना लिखोगे बीच में तब भी चल जाएगा, लेकिन नाउन से आप बाहर वाले नाउन को डिफाइन करते हैं। मूवी को डिफाइन कर दिया आपने शो की तरह। वैसे ही ईसीआई को टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट लिख करके भी छोड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन लिख करके, एन इंस्टीट्यूशन लिख के मैंने ईसीआई को डिफाइन कर दिया। ईसीआई एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। नहीं लिखोगे इसको तो भी मीनिंग निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल मीनिंग देने के लिए होता है बाहर वाले नाउन का। ठीक है, चलो अब अपने क्विज पे आते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा इशू ये आर्टिकल हाईलाइट करता है ईसीआई की करंट अप्रोच को लेकर के, जो है मैनेज करने को लेकर के इलेक्शन कैंपेन्स को। इनमें से कौन सी चीज़ ईसीआई की इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है बड़े स्केल पे। 4 सेंटेंस है, चारों में से एक ही सही है, बाकी 3 बातें ही गलत हैं। पढ़ लो एक बार इसको। देखो जी, ना तो ईसीआई लीनियंट हो रही है। लीनियंट का मतलब होता है ढिलम डाल करने वाली। कोई ढिलम डाल नहीं कर रही है। ना ईसीआई इग्नोर कर रही है कंप्लेंट्स को, बिल्कुल कंप्लेंट्स पे जवाब भी देती है। ना ईसीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। स्ट्रिक्ट है लीनियंट का उल्टा है ना। कैंपेन फाइनेंस लॉज की तो बात भी नहीं हुई, कैंपेन में खर्चे की बात भी नहीं हुई इलेक्शन में। ईसीआई जो है वो फेल हो जा रही है डिस्टिंग्विश या डिफरेंस करने में सही डिबेट और जीनोफोबिया की एक्साइटमेंट के बीच। इसको लगता है दोनों बातें एक ही हैं, डिबेट करना और जीनोफोबिया भड़काना दोनों एक ही बातें हैं, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। तो बी आपका आंसर बनेगा इस फर्स्ट वाले में। चलिए सेकंड में पूछ रहा है कि आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है कि जरूरी है लेजिटिमेसी को बनाए रखने के लिए इलेक्शंस की भारत में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आंसर एक बार निकालने की कोशिश करो खुद से, एक बार में आंसर निकल जाएगा। इलेक्शन फ्रीक्वेंट हो, फंडिंग ज़्यादा हो, ईसीआई की भरोसेमंदी बढ़े, या फिर पॉलिटिकल पार्टियां कम हो जाएं। मतलब एकदम बेवकूफ़ी भरे हैं 2-3, आपको अब देखते ही जो आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, खुद से थोड़ी ट्राई दो। सब मैं करवाऊंगा तो फिर पेपर भी मैं दूंगा आपका, है ना। डिप्लोर वर्ड का मीनिंग पूछा आपसे, मफल, रिब्यूक या डिजिस्ट। थानेटोफोबिया पूछा है, थैनोस याद होगा आपको। इनफिल्ट्रेटर का मीनिंग पूछा है, कौन होता है ये जो फिल्टर होके आता है। और ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी भरोसा कर ले किसी बात पे, उसको किस वन वर्ड से बताया जाता है। बड़े आसान क्वेश्चन हैं भाई, गलत मत करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर वीडियो के नीचे है, जाके चेक कर लो। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर तो 2-2 वाले स्ट्रक्चर की वजह से ही मिलेगी, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, करो। और जो सेकेंड एरर आपको मिलेगी एब्सटेन नाम के वर्ड की वजह से या इसके आसपास मिलेगी। सभी आंसर्स अगेन फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे जाओ, पिंड कमेंट है, मेरा ही कमेंट है YD योर इंग्लिश ट्यूटर का, वहाँ पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चेक करके बताना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। कॉन्सेप्ट कैसा लगा आज का? क्लास तो ठीक है, आप पूरी देख लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आज की क्लास में आपको लैंड में फीडबैक देना है, सर पूरी देखने वाला बच्चा हूँ PD, और कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड हो तो PDNU लिख देना, फिर किसी क्लास में किसी और तरीके से बताएंगे। ठीक है, PDNU अपना फीडबैक जरूर से। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।